were discussing about the ITC e-Choupal, right? ITC जो है Empirical Tobacco Company that came in India in 1909, and how it has started working, how it has started basically producing and providing the goods. We all know that they are basically dealing with the convenience goods, right? So if we start with the basically e-Choupal, ITC e-Choupal, एक तरीके से it is basically a part of the communication or technology, because they are providing the various information regarding to the agriculture and weather forecasting, right? So if we are talking about that how it is working, ये किस तरीके से काम करता है, what are the various principles, we already discussed about it. तो इसके कुछ और पॉइंट्स जो हैं वो हम लोग कर लेते हैं. अगर हम ई चौपाल की बात करें तो ई चौपाल जो है एक तरीके से इट इज नेम्ड एज, ये इसका नाम इसीलिए पड़ा है क्योंकि चौपाल जो है वो एक मीटिंग एरिया होता है विलेज में, जहां पर लोग एक दूसरे से मिलते हैं, डिस्कशन करते हैं, बातें करते हैं. तो चौपाल सो वी ऑल नो एक थोड़ा सा अपलिफ्टमेंट, एक बोल सकते हैं ना कि एक ऐसा एरिया जहां पर लोग मीटिंग करने के पर्पज से मिलते हैं. तो इस नाम को यूज करते हुए चौपाल नाम जो है आईटीसी ने यूज किया है, बट इट इज बेसिकली वर्क विद द इंटरनेट, सो दैट्स व्हाई इट्स नेम इज इलेक्ट्रॉनिक चौपाल, राइट? ये एक तरीके से एक वर्चुअल मार्केट है, द मार्केट विच इज बेसिकली ऑनलाइन, जिसका कोई फिजिकल अपीयरेंस नहीं है, बट ये एक ऑनलाइन फॉर्म में चलता है. आपका वर्चुअल ये मार्केट है जहां पर आप अपने फार्म्स के जो भी आउटपुट है उसको आप सेल कर सकते हो वेरियस अदर स्टेट्स में या दूसरे मार्केट्स में, राइट? तो जो ई चौपाल है इट इज अ यूनिक एक मिनट, it is a unique web-based initiative which is taken by the ITC Limited, right? When it was launched in 2000, 2000 में इसको लॉन्च किया गया है. अभी इसका जो एक डेटा अगर मैं बताऊं तो इट इज अराउंड 40 लाख जो फार्मर्स हैं उनको ई चौपाल से हेल्प मिल रहा है. दे आर यूजिंग इट. 40 लाख फार्मर्स तक ये पहुंच चुका है एंड 40,000 विलेजेस में ये है, और लगभग 40,000 विलेजेस, और ये सबसे ज्यादा 8 स्टेट्स में ये है. आपका कौन कौन से स्टेट्स हैं ये? एमपी, मध्य प्रदेश, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, उत्तराखंड एंड तमिलनाडु. So these are the states where it is basically working. This e-Choupal is working. और लगभग इनका जो प्लान है वो आगे चल के यही प्लान है कि ये लगभग 1 लाख विलेज तक ये पहुंच जाएंगे. 1 लाख विलेज तक दे विल रीच टिल, मतलब विद इन 10 years, मतलब 10 साल के विद इन ये 1 लाख विलेजेस तक पहुंचे. अगर हम ई चौपाल की बात करें तो इसके कुछ प्रिंसिपल्स थे जो मैंने आप लोगों को बताया था. व्हाट आर द प्रिंसिपल्स ऑफ द ई चौपाल, ये कैसे काम करता है, व्हाट आर द प्रिंसिपल का मतलब सिद्धांत, राइट? So the first one is that elimination of the non value added activities. जैसे कभी भी कोई फार्मर्स हैं, ठीक है, कोई रिमोट एरिया में, रूरल एरियाज में फार्मर्स हैं, तो उनको प्रोडक्ट को या आउटपुट को सेल करने के लिए मिडिल मैन को यूज करना पड़ता था. So with the initiative of this ITC e-Choupal, the mediators are basically eliminated. जो भी एडिशनल चीजें आपके प्रोडक्ट को फाइनल सेल करने में जो भी एडिशनल मेडिएटर्स की रिक्वायरमेंट पड़ती थी वो बिल्कुल ही खत्म कर दिया गया है. तो बेसिकली जो ई चौपाल है उसको लाने का रीजन यही था कि जो भी वैल्यू एडेड एक्टिविटीज हैं जो आपके मार्जिन को कम कर रहा है उसको एलिमिनेट किया जाए, खत्म किया जाए, राइट? So the first principle of this ITC e-Choupal is elimination of non-value added activities. Second में क्या होगा, लिखिए, what will be the second one? सारे बच्चे जो भी पॉइंट्स जो भी मैं बता रही हूँ सबको लिख लीजिए क्योंकि एड ऑन के एग्जामिनेशन लिए जाएंगे एंड आफ्टर दैट यू विल गेट द सर्टिफिकेट. इफ यू विल नॉट पास इन द एग्जामिनेशन यू विल नॉट गेट सर्टिफिकेट, राइट? सो ऑलवेज ट्राई टू मेक द नोट्स. सेकेंड पॉइंट में लिखिए डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट थ्रू आइडेंटिटी प्रिजर्व सप्लाई चेन, ठीक है? The second point is that. थर्ड में लिखिए e-market place for spot transaction. अच्छा, what is the meaning of spot transaction? Spot transaction का मतलब होता है जब कोई दो पार्टी यानी कि बायर और सेलर एक एरिया में मिलते हैं और एट द टाइम जो है वो एक्शन या इम्प्लीमेंटेशन हो जाता है यानी एक्सचेंज हो जाता है, उसको कहते हैं स्पॉट ट्रांजैक्शन.
उसी टाइम पे जब कोई प्रोडक्ट की सेल हो जाए, ठीक है, स्पॉट ट्रांजेक्शन। थर्ड में लिखिए ई मार्केट प्लेस फॉर स्पॉट ट्रांजेक्शन एंड सपोर्ट, e-marketplace for spot transaction and support service to future exchange, ठीक है। e-market electronic marketplace for spot transaction and for support service to future exchange। so spot transaction हो जाए, मीडिएटर एलिमिनेट हो जाए, जितने भी वैल्यू एडेड आपकी मार्जिन जो है वो इंक्रीज हो जाए फार्मर्स के लिए। so these are the various principles of this e-chopal। क्लियर हो गया सबको? everyone this Yes, point ma'am. is clear? Okay, Yes, okay, ma'am. okay, turn on your camera everyone, turn on your camera, every student turn on your camera। Next point is what is advantages of e-chopal? What are the advantages of e-chopal? so क्या क्या advantages है आपकी e-chopal का? सबसे पहला है, first thing is that ये लिख लिया ना, प्रिंसिपल लिख लिया आप लोगों ने? प्रिंसिपल लिख लिया है सबने? क्लास Yes, ma'am. Advantage. Yes, ma'am. सबने लिख लिया है प्रिंसिपल? So what are the advantages of e-chopal? The first one is that it is basically giving the facilities of market for purchasing of the farmer produce, right? जो भी फार्मर्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, सोयाबीन हो गया या फिर ईडेबल आइटम्स हो गया, ईडेबल फूड्स हो गया या फूड क्रॉप्स हो गया या नॉन फूड क्रॉप्स हो गया, इनके लिए जो मार्केट है इसको प्रोवाइड कौन करता है? आपका ई-चौपाल। so they are facilitating the market for the purchasing the farmer produce, राइट। सेकेंड में क्या है, कोई जोग्राफिकल डिस्टेंस की बैरियर इसमें नहीं है। जैसे आप जब भी कोई इंटरनेट, हम लोग इंटरनेट बेस्ड एप्लीकेशन यूज करते हैं, जैसे आज अगर हम लोग अमेज़न से कोई सामान मंगाते हैं तो चाहे वो गुरुग्राम से शिप हो या फिर वो कहीं आपके कानपुर से हो, चाहे वो साउथ इंडिया से हो, वो कोई मैटर नहीं करता है। यहाँ पर हमारा जो डिस्टेंस है वो मैटर नहीं करता है, वो बैरियर, जोग्राफिकल जो बैरियर है वो खत्म हो जाता है। तो यहाँ पर भी वही चीज है कि पहले क्या था कि फार्मर्स को बहुत दूर तक ट्रैवल करना पड़ता था फॉर सेलिंग देयर आउटपुट, राइट। बट नाउ यू डोंट नीड टू डू दैट, यू कैन सेल योर प्रोडक्ट वाया यूजिंग दिस टेक्नोलॉजी दैट इज ई-चौपाल, राइट। सो इट इज बेसिकली द सेकेंड एडवांटेजेस में लिखिए, सेकेंड एडवांटेजेस का क्या होगा? geographical distances do not restrict, geographical distances, geographical distances, it is related with the distance between the two areas, like for example Delhi to Patna, for example Patna to Gaya. So this is basically distance, geographical distance. So geographical distances do not restrict participation, geographical distances do not restrict participation in the e-chopal, in the e-chopal, यानी geographical जो distance है वो इसके लिए कोई बैरियर नहीं है, आप ई-चौपाल में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, बिकॉज यू हैव टू एक्सेस इट फ्रॉम योर विलेज ओनली, यू डोंट नीड टू गो टू दैट प्लेस फॉर सेलिंग द प्रोडक्ट और for the meeting and for discussion purpose, but you can basically attend the meeting as well as you can sell your product from your village only, right? Yes Pratyay? मैम डिस्कनेक्ट हो गया था मैम। सेकंड पॉइंट क्या था मैम? ज्योग्राफिकल डिस्टेंस do not restrict, do not restrict, do not restrict participation in the e-chopal, in the e-chopal, in the e-chopal। ओके एक और चीज मैं बताती हूँ, दैट अर्लियर देयर वर अ कन्वेंशनल मार्केट। पहले क्या था? आपका कन्वेंशनल मार्केट था, ट्रेडिशनल मार्केट था। मिडिल मैन जो थे वो आपके प्रोडक्ट को परचेज करके किस प्राइस पर मार्केट में उसे सेल कर रहे हैं, इसका इंफॉर्मेशन कभी भी आप फार्मर्स तक नहीं पहुंचता था, राइट। तो फार्मर्स को एग्जैक्ट मार्केट में क्या प्राइस चल रहा है ग्रेन्स का, उनको ये तक भी आइडिया नहीं होता था। लेकिन अभी जो भी ट्रांजैक्शन होगा वाया यूजिंग दिस टेक्नोलॉजी ऑफ ई-चौपाल, एवरीथिंग विल बी ट्रांसपेरेंट, ठीक है। तो यहाँ पर जो नेक्स्ट आपका एडवांटेज होगा कि जो अर्लियर कन्वेंशनल मार्केट था जहां पर इंफॉर्मेशन फार्मर्स तक करेक्ट पहुंचता ही नहीं था, है ना, वो रिड्यूस होगा। और यहाँ ई-चौपाल जो है
नेक्स्ट थर्ड पॉइंट लिखिए, ईच ऑपाल प्रोवाइड्स फॉर ट्रांसपेरेंट ट्रांजेक्शंस. ईच ऑपाल प्रोवाइड्स ट्रांसपेरेंट ट्रांजेक्शन. ट्रांसपेरेंट ट्रांजेक्शन, ट्रांसपेरेंट ट्रांजेक्शन. और यहाँ पर एक और भी नेक्स्ट एडवांटेज क्या है कि अर्लियर जो थे, जो स्मॉल फार्मर्स होते थे, वो आपके पहले बिग फार्मर्स को प्रोडक्ट कई बार सेल करते थे, फिर वो फार्मर्स, मतलब यहाँ सब पार्ट्स या फिर बोल सकते हैं मल्टीपल ट्रांजेक्शंस होता था. अब अगर आप स्मॉल फार्मर्स भी हो, सो यू कैन पार्टिसिपेट इन ईच ऑपार. तो नेक्स्ट इसका एडवांटेज होगा, each opal enables the participation of each opal enables the participation of smaller, यानी छोटे जो फार्मर्स होते हैं, पीजेंस जो होते हैं, participation of smaller as well as larger farmers. और इससे हमें समझ में तो आ ही गया कि there is a elimination of the layers of intermediaries within this whole transaction. समझ में आ गया सबको? यहाँ तक सबको क्लियर हो गया जितने भी एडवांटेजेस करवाए हैं? यस मैम. ठीक है. सो यहाँ पर जो इंटरनेट है उसका यूटिलाइजेशन तो समझ आ ही रहा होगा क्योंकि टेक्नोलॉजिकल बेस्ड है. तो इंटरनेट जो है इज यूज्ड एज अ लो ट्रांजैक्शन कॉस्ट बैकबोन फॉर द कम्युनिकेशन. लेकिन अभी भी अगर मैं बोलूं तो देयर एक प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन में प्रॉब्लम है बिकॉज द इंडियन मार्केट हैज inadequate physical, social and institutional infrastructure. लेकिन ठीक है, e-Shopal is a one of the initiative which is taken by the limited company, ITC company. Okay. Next लिखिए कि how this e-Shopal is basically become successful. कैसे ये venture successful हो गया? तो इसमें point लिखिए, ITC's extensive knowledge at agriculture. ये मतलब ये क्या फैक्टर्स हैं जो जिन्होंने इस वेंचर को सक्सेसफुल बनने में हेल्प किया. सो द फर्स्ट पॉइंट इज ITC's extensive knowledge of agriculture. लिखे पॉइंट, ITC's extensive knowledge of agriculture. ठीक है. सेकेंड पॉइंट में लिखिए, the efforts ITC has made to retain many aspect of existing production system. यानी ITC जो है, ITC ने इस प्रॉपर इस पूरे वेंचर को, इस पूरे सिस्टम को इसीलिए रन कर पाए वो because they collected the multiple information which is related with the agriculture. What kind of problems the farmers are facing, they understand, and because of this reason basically they introduced this technological system. ठीक है. अच्छा, ये तो एक दो तीन ऐसे पॉइंट्स हो गए जो सक्सेसफुल बनने में हेल्प कर रहे हैं या बता रहे हैं कि हाउ इट बिकम सक्सेसफुल. बट व्हाट आर द प्रॉब्लम्स बिफोर ई-Shopal? मतलब ई-Shopal के आने से पहले क्या प्रॉब्लम था? ई-Shopal के आने से सबसे पहले वही मिडलमैन वाली प्रॉब्लम. प्रॉफिट अर्न वो इतना ज्यादा, मतलब जो भी मार्जिन था वो मिडलमैन ले लेते थे, और जो फार्मर्स थे वो डायरेक्टली अगर कहीं गुड सेल करते थे तो वो था मंडीज में. ठीक है. बट मंडीज में भी मिडलमैन का बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस था. राइट. तो मिडलमैन जो थे वो बहुत अनसाइंटिफिक, बहुत अनफेयर तरीके से ट्रीट करते थे फार्मर्स को. उनको लो कॉस्ट पर, उनके आउटपुट को लेकर हाई कॉस्ट पर उससे मार्केट में सेल करते थे. राइट. So unethical and unfair practices were basically done by the middlemen. Unethical और unfair practices जो थे उस पर बेस्ड था पूरा मिडलमैन का थ्योरी इन रूरल इंडिया. राइट. उसके अलावा जो गुड क्वालिटी का जो प्रोडक्ट होता था, जैसे कि प्रोडक्शन जब हो रहा है, फार्मिंग जब हो रही है, तो उसमें कुछ गुड क्वालिटी राइस या फिर कुछ थोड़ा सा चीप क्वालिटी राइस, दोनों तरीके का प्रोडक्शन होता था. तो ये ना उसको डिफरेंशिएट नहीं करते थे कौन? मिडलमैन. गुड क्वालिटी ऑफ राइस, ईदर द इंफीरियर और चीप क्वालिटी ऑफ राइस, दे आर गिविंग इक्वल प्राइस फॉर दैट. ठीक है. सो इन सब ये सारे क्या थे? इनके डिसएडवांटेजेस थे जब ई-Shopal से पहले ये सिचुएशन था आपके रूरल मार्केट का. उसके अलावा ICT ये जो है आपका, यानी कि जो आपका ई-Shopal है, इट इज अ पार्ट ऑफ इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी. आई ऑलरेडी टोल्ड यू
how it is providing, what are the additional benefits, और क्या क्या ये features क्या है, मतलब एक तरीके से benefits लिख दो. First of all write the advantages, जो मैंने आपको पहले ही बता दिया है, बट वो फार्मिंग के कॉन्टेक्स्ट में वो सारे एडवांटेजेस थे कि एक फार्मर को क्या फायदा हो रहा है. ठीक है, उसके अलावा एडिशनल बेनिफिट्स या एडवांटेजेस क्या क्या है वो लिखिए. इट ट्रांसमिट, मतलब फार्मिंग के कॉन्टेक्स्ट में एडवांटेजेस समझ में आ गया सबको क्लास. नेक्स्ट लिखिए, नेक्स्ट लिखिए, और क्या एडिशनल फैसिलिटीज प्रोवाइड किया जाता है ई चौपाल के द्वारा. तो फर्स्ट पॉइंट लिखिए, इट ट्रांसमिट्स इंफॉर्मेशन, ब्रैकेट में लिखिएगा वेदर, प्राइसेस एंड न्यूज. अच्छा, आप लोगों ने मिनिमम सपोर्ट प्राइस का कंसेप्ट समझा होगा, है ना. सो मिनिमम सपोर्ट प्राइस इज द बेसिकली प्राइस ऑफ द फार्म आउटपुट विच इज अनाउंस्ड बाय गवर्नमेंट, है ना. तो ये जितने भी इंफॉर्मेशन है रिलेटेड विद द प्राइसिंग पॉलिसीज विच इज मेड बाय द गवर्नमेंट, राइट, और अंडर द इसेंशियल कमोडिटीज एक्ट 1955, और वेदर से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है, either it is related with the cyclone, either it is related with the other natural disaster, और किसी भी तरीके का इंफॉर्मेशन है वेदर से रिलेटेड या फिर आपके कोई न्यूज, ठीक है, ये सारी के सारे इंफॉर्मेशन आपको इस पर्टिकुलर वेबसाइट पर अवेलेबल हो जाएगा, यानी होता है आपका ई चौपाल पर, राइट. सो इट ट्रांसमिट्स इंफॉर्मेशन, वेदर, प्राइसेस एंड न्यूज. नेक्स्ट वन इज इट ट्रांसफर नॉलेज. अब इसके अलावा और क्या चीज है, और क्या फैसिलिटी है. सो इट ट्रांसफर्स नॉलेज, ब्रैकेट में लिखिएगा फार्म मैनेजमेंट, Okay, I have one question because we are basically talking about the rural market. Before that, can anyone tell me that agriculture consists poultry, fisheries or not? Pisciculture को, horticulture को ये consist करता है कि नहीं agriculture? Yes, ma'am, करता है. बिल्कुल. सो इट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ एग्रीकल्चर. फार्मिंग में मतलब जहां पर हम खेत में बेसिकली गुड्स वो आपके क्रॉप्स को प्रोड्यूस करते हैं, बट एग्रीकल्चर में पिस्सीकल्चर भी आपका आ जाएगा, हॉर्टिकल्चर भी आपका आ जाएगा, ये सारी चीजें एग्रीकल्चर का पार्ट है, राइट. चलिए नेक्स्ट में लिखिए, सेकेंड पॉइंट में लिख लिया, इट ट्रांसफर्स द नॉलेज, फार्म मैनेजमेंट, फार्म मैनेजमेंट. नेक्स्ट में लिखिए, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, इट फैसिलिटेट सेल्स ऑफ फार्म इनपुट्स, स्क्रीन्ड फॉर क्वालिटी. तो यहाँ पर ये सेल करता है फार्म इनपुट्स को भी, जैसे सीड्स वगैरह को भी ये सेल करता है, क्वालिटी बताता है, फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड, सब कुछ सेल होता है इस आईटीसी के द्वारा, ई चौपाल के द्वारा. सॉरी, आईटीसी ई चौपाल, इसका नाम ही आईटीसी ई चौपाल बिकॉज इट इज स्टार्टेड बाय आईटीसी. नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, इस अब एक और इसका पॉइंट है, it offers the choice of an alternative output marketing channel. ब्रैकेट में लिखिएगा convenience, lower transaction costs to the farmer right at his doorstep. It offers the choice of an alternative output marketing channel, convenience, low transaction cost to the farmers right at his doorstep. So basically it is talking about that you can choose the marketing channel, how you are going to sell your output, right? And it is going to be helpful in which context it is going to be helpful, because it is going to take a very lower cost for whole this transaction. यानी ये जो पूरा transaction का जो cost होगा, it will be lower and it will be convenience for the farmers. Okay. Next one is, what are the characteristics of e-Choupal?
what is the characteristics of each of our. Once we will complete this topic, then we will move toward the what types of the rural areas में जो schemes आए हैं वो उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे. जो schemes which is basically announced by the central government and state government, we are going to understand about these things. Okay, so what are the characteristics of each of our? First one is customer centric. So basically जो ITC का जो each of our लाया गया है ये customer centric है. It means रूरल पीपल के बारे में बोला जा रहा है कि ये रूरल पीपल को ध्यान में रखते हुए इसको लाया गया है. सेकंड है कि एक बार में ये जो आपका जो पोर्टल है या फिर जो यूटिलाइजेशन है वो एक बार में मल्टीपल पीपल आर एबल टू एक्सेस इट. ठीक है. सो यहाँ पर और एक पर्सन मल्टीपल कॉमोडिटीज और मल्टीपल ट्रांजैक्शन कर सकता है, तो उसका कोई लिमिट नहीं है इसमें. उसके बाद यहाँ पर जो लोकल पीपल हैं उसके लिए थोड़ा सा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी भी है और थोड़ा सा जैसे मान लीजिए एग्जांपल में अगर किसी पर्सन ने लैब ओपन किया या फिर कैफे ओपन कर लिया 2-3 कंप्यूटर्स के साथ, तो इट विल प्रोवाइड द एम्प्लॉयमेंट. और ये थोड़े लोकल एंटरप्रेन्योर्स को या फिर इनोवेटिवनेस जिसके अंदर है या इनोवेटर्स को भी अप्रिशिएट करता है, बिकॉज यू विल गेट द एडवाइस ऑफ एक्सपर्ट्स एज वेल एज फ्रॉम द मतलब एडवाइस जो है आपको एक्सपर्ट से मिल सकता है और कुछ आपके एंजल इन्वेस्टर से मिल सकता है. राइट. सो एडवाइस का भी सिस्टम है यहाँ पर. यू कैन टेक द एडवाइस फ्रॉम अबाउट द दिस एंटरप्रेन्योरशिप एंड ऑल. और यहाँ पर जो भी आपके इट यूज ऑल द एग्जिस्टिंग इंस्टीट्यूशंस एंड लीगल फ्रेमवर्क्स. तो दीज आर द बेसिकली कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ईच ऑफ पार्ट. समझ में आया? यहाँ तक सबको समझ में आया ये पॉइंट? Yes, ma'am. Okay. Let's move toward the new topic, and that is schemes for rural development. Yes, Pratyay. मैम इसमें मैम कैरेक्टरिस्टिक में क्या क्या हुआ? एक था मैम कस्टमर सेंटर, कस्टमर सेंट्रिक है. ठीक है. यस. सेकेंड लिख लीजिए कि हाँ बोलो. लोकल इन्वेंटर मतलब लोकल टैलेंट पे ज्यादा फोकस करना. लोकल टैलेंट पे फोकस होगा. बिल्कुल. एंटरप्रेन्योर्स वगैरह को अप्रिशिएट किया जाएगा. मतलब एंटरप्रेन्योर्स जो है वो इनकरेज होंगे. जो पर्सन इनोवेटर्स हैं जो एंटरप्रेन्योर्स बनना चाहते हैं उनके लिए बेनिफिट है. कुछ लोगों के लिए जॉब अपॉर्चुनिटी मिलेगा इसमें. ठीक है. सो दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन ऑफ ईच ऑफ अस. नेक्स्ट पॉइंट इज स्कीम्स फॉर रूरल डेवलपमेंट. स्कीम्स फॉर रूरल डेवलपमेंट. कौन कौन से स्कीम्स हैं जो रूरल डेवलपमेंट के लिए हैं? प्रत्यय हो गया? डाउट क्लियर हो गया? यस मैम. लोअर हैंड कर दे. ओके. अब मुझे कौन बताएगा ई चौपाल के बारे में? Who is going to tell me about it? ई चौपाल के बारे में कौन बताएगा? यस प्रत्यय. मैम ई चौपाल एक प्रकार का जैसे पहले चौपाल लगता था गांव में, 4 लोग बैठ के बातें करते थे, ये उसी प्रकार का एक इलेक्ट्रॉनिक मीडियम हो गया. और मैम उसका मैम एडवांटेज में हो जाएगा कि ये मैम फैसिलिटी प्रोड्यूस करने के लिए मैम फैसिलिटी देता है. मैम जियोग्राफिकल डिस्टेंस में कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है इसका. और मैम ये चलता कैसे है? हाउ इट इज वर्किंग? ऑन द एक्सटेंसिव नॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर. Yes, it is working as कि हाँ extensive knowledge of agriculture, but it is using internet and it is basically a technological based portal और website के basis पर ये चलता है. Right? Yes, ma'am. ठीक है. चलिए आगे. यस मैम. ये मैम ट्रांसपेरेंट ट्रांजैक्शन करता है. और मैम इट ट्रांसमिट द इंफॉर्मेशन. मतलब मैम ये कैसे काम करता है? तो ये ट्रांसमिट मैम इंफॉर्मेशन को ट्रांसमिट करता है, ये ट्रांसफर करता है नॉलेज मैनेजमेंट के बारे में. इसका कैरेक्टरिस्टिक ये होता है कि कस्टमर सेंट्रिक होता है. लोकल ट्रेडर्स पर इसमें ज्यादा ध्यान रहता है या लोकल इन्वेंटर्स पर ये बहुत ज्यादा फोकस करते हैं, उनको इनिशिएट करते हैं. इंटरप्रेन्योर्स पे इनका फोकस रहता है. ठीक है. गुड. ओके. सो लेट्स स्टार्ट विद द स्कीम्स फॉर द रूरल डेवलपमेंट. फर्स्ट स्कीम में लिखिए. अच्छा, स्कीम्स क्या होते हैं? व्हाट इज व्हाई स्कीम्स आर इंट्रोड्यूस? लेट मी गिव यू अ स्मॉल समरी अबाउट इट. मैं थोड़ा सा इंफॉर्मेशन देती हूँ इसके बारे में. व्हेन जब इंडिया को इंडिपेंडेंस मिला था इन 1947
At that time, the situation of India was very worse. जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट की अगर हम बात करें, वो लगभग 0.5% भी ग्रोथ नहीं था। ब्रिटिशर्स जो थे उस समय लगभग 2-2.5% जीडीपी हुआ करता था इंडिया का। ठीक है, जब इंडिया आजाद हुआ, इतने बुरे सिचुएशन में था इंडिया कि उस समय हमें प्लानिंग कमीशन की रिक्वायरमेंट पड़ी। ठीक है, प्लानिंग कमीशन जो था 1950 में जब इट वाज स्टार्टेड, तो 1951 से लेकर के लगभग 2012-13 तक आपका जो है वो प्लानिंग कमीशन के प्लान्स जो हैं 5 ईयर प्लान्स काम किए हैं। उसके बाद नीति आयोग में प्लानिंग कमीशन जो है वो मिल गया, नीति आयोग में। हाँ, जिसके बारे में तुम लोगों को मैंने पढ़ाया है ना। तो प्लानिंग हाँ, रूरल डेवलपमेंट जो है, रूरल एरियाज जो हैं आज भी इंडिया में इतने डिस्पर्स स्कैटर्ड हैं और इतने रिमोट एरियाज हैं कि वहां तक इंफ्रास्ट्रक्चर अभी भी नहीं है। मैंने तुम लोग को एक डेटा में बताया था कि महाराष्ट्र में आज भी लगभग 5 लाख ऐसे गांव हैं, विलेजेस हैं जिसमें इलेक्ट्रिसिटी की कमी है, इलेक्ट्रिसिटी है ही नहीं, या है भी तो बहुत ही कम टाइम के लिए इलेक्ट्रिसिटी की फैसिलिटी है। तो जो रूरल डेवलपमेंट है, इट इज बेसिकली फॉर द अपलिफ्टमेंट ऑफ द रूरल एरियाज। रूरल एरियाज में थोड़ा डेवलपमेंट हो, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो, वहां के लोगों को जॉब मिले, क्योंकि आज भी रूरल एरियाज में 75% पॉपुलेशन दे आर बेसिकली बेस्ड ऑन एग्रीकल्चर, राइट। और वो भी सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट जो है वहां पर एक्सट्रीम है। सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या होता है, एक सीजन में किसी के पास जॉब है, काम है, पैसा है, और एक सीजन में उनके पास कोई काम नहीं है। तो फार्मिंग जो है उसमें जो लोग एंगेज्ड हैं, बेसिकली दे आर सफरिंग फ्रॉम दिस प्रॉब्लम ऑफ सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। तो यहाँ पर ये जो स्कीम्स लाए जाते हैं वो रूरल सेक्टर के डेवलपमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से लाए जाते हैं, और इसको इनिशिएट किया जाता है मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के द्वारा। ठीक है, तो ये कुछ स्कीम्स जो हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे आज। सो द फर्स्ट स्कीम इज प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, ये जो स्कीम है इसको लाया गया था 25 दिसंबर 2000 में। कोई बताएगा मुझे उस समय कौन थे प्राइम मिनिस्टर इंडिया के? 20 दिसंबर 25 दिसंबर 2000 उस समय कौन थे इंडिया के प्राइम मिनिस्टर? अटल बिहारी वाजपेयी। वेरी हाँ, गुड। सो एग्जैक्टली, सो प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी जो हैं उनके द्वारा ये जो स्कीम्स जो हैं वो लाए गए थे। और इसका रीजन क्या था, इसको लाने का रीजन क्या था? रूरल रोड कनेक्टिविटी। यानी हमें भी पता है कि रूरल एरियाज में ऑल वेदर रोड्स की प्रॉब्लम है। ऑल वेदर रोड्स का मतलब पक्का रोड जिसको कहते हैं, जिसमें हर टाइप का ट्रांसपोर्ट व्हीकल जो है वो चल सकता है, और बारिश में वो रोड जो है वो खराब नहीं होता है जैसे आपके अर्बन एरियाज के रोड हैं, है ना। तो वहां पर रोड की प्रॉब्लम थी, और बहुत सारे ऐसे रोड थे जो आपके सेमी अर्बन एरियाज या फिर अर्बन एरियाज तक प्रॉपरली कनेक्ट नहीं होते थे। तो इस प्रॉब्लम को देखते हुए इस पर्टिकुलर आपकी स्कीम को लाया गया। और ये जो स्कीम था इसका यही रीजन था कि आपका हर एक एरियाज, मतलब ये पक्का रोड बनाया जाए आपके रूरल एरियाज में। ठीक है, समझ में आया? और लगभग 2000, मतलब ये जो स्कीम था इसने बहुत बेनिफिट दिया है। बहुत सारे विलेजर्स ने, मतलब विलेजर्स जो थे वो इसमें एंगेज थे एज अ एम्प्लॉयमेंट, जॉब भी इसमें कर रहे, मतलब जॉब, मतलब इन शॉर्ट वही कह सकते हैं कि द पीपल वर वर्किंग एज अ मैसन एंड एज अ लेबर्स। ठीक है, और 2017 के अराउंड तक अगर देखा जाए तो 82% रोड जो है वो रूरल एरियाज में लगभग बन चुका है। अभी भी लेकिन बहुत सारे ऐसे हैं रूरल एरियाज जहां पर अभी भी ऑल वेदर रोड्स की प्रॉब्लम है। लेकिन इसको लाने का रीजन यही था, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, लिख लीजिएगा इसको कहीं पर। ये योजना जो भी है ना, इट इज गोइंग टू वर्क फॉर योर गवर्नमेंट जॉब एज वेल, मतलब गवर्नमेंट। लिखिए, दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना। दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना। अच्छा, तुम लोगों ने प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना भी सुना होगा, सुना है? यस मैम। तो चलो पहले दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना बताती हूँ, फिर मैं पीएमकेवीवाई के बारे में थोड़ा सा बताऊंगी आप लोगों को। सो ये इसका जो ऑब्जेक्टिव था, इसका ऑब्जेक्टिव था रूरल बेसिकली इनकम के ऊपर ये आपका स्कीम को लाया गया था। ये एक नेशनल लाइवलीहुड मिशन के अंडर इस ये जो था, ये योजना जो था, इसको इंट्रोड्यूस किया गया इंडिया में।
इट इज अ पार्ट ऑफ नेशनल लाइवलीहुड मिशन, याद रखिएगा। ऑब्जेक्टिव क्या था? फॉर कैटरिंग to the career aspiration of the rural youth and adding diversity of the income in the rural families। यानी जो यूथ हैं, जो ऐसे यंग पीपल हैं जो रूरल एरियाज में है, जो जॉब करना चाहते हैं या जॉब कर सकते हैं, कैपेबिलिटी है बट रिसोर्सेस नहीं है, वैसे लोगों को जॉब प्रोवाइड करना, रूरल फैमिलीज की इनकम को इनहांस करना। रूरल फैमिलीज की जो इनकम है वो फार्मिंग से आता है, बहुत ही लिमिटेड इनकम है, लोग लग्जरियस लाइफ या हाई स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ नहीं बेसिकली नहीं जी पाते इन शॉर्ट। तो ये जो था, ये जो योजना था, ये बेसिकली लाइवलीहुड यानी कि जो रूरल लाइवलीहुड है उसको बेटर करने के लिए लाया गया था। ठीक है, इसको कौन से ईयर में लाया गया है? इट वाज बेसिकली लॉन्च्ड इन 25 सितंबर 2014। इसको लिख लीजिएगा, वो जो प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना था इन 2000 and it is basically launched in 25th September 2014। और जो एज ग्रुप जिस पे इन्होंने फोकस किया था, जो रूरल यूथ जिस पे इन्होंने फोकस किया था, दैट इज बिटवीन द 15 years to 35 years, यानी 15 साल से लेकर के 35 साल के जो लोग हैं, ठीक है, उन पर इन्होंने फोकस किया था इस स्कीम के थ्रू। और इस स्कीम में लगभग 1500 करोड़ का ये पूरा प्रोजेक्ट था। मतलब इट इज बेसिकली फॉर इनहांसिंग द एम्प्लॉयबिलिटी यानी जॉब के थ्रू ही तो इनकम इंक्रीज होगा ना, तो एम्प्लॉयबिलिटी को इनहांस करने के लिए दिस स्कीम वाज बेसिकली इंट्रोड्यूस्ड। और ये कहां कहां पर लाए गए थे, तो इसका थोड़ा सा डेटा लिखना चाहते हो तो यू कैन राइट कि ये जो योजना था दैट इज प्रेजेंट इन 21 स्टेट्स, यानी 21 राज्यों में ये योजना है। एंड यूटी में, यूनियन टेरिटरीज पता है ना सबको क्या होता है? यूटी पता है सबको? ओके, क्या होता है अंकु? यूनियन टेरिटरी क्या होता है? मैम who people not live in India। क्या बोल रही हो, सुनाई नहीं दे रहा मुझे क्लियरली। मैम जो लोग इंडिया में नहीं रहते उसको यूनियन टेरिटरी कहते हैं, जो इंडिया में नहीं रहते हैं। वेरी गुड केंद्र शासित राज्य। अंकु, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट फॉरेन कंट्रीज, समझ में आई बात? यूनियन टेरिटरी ये होता है जो बाहर रहते हैं, इंडिया के बाहर रहते हैं, ग्रेट, जहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट का आपका राइट होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट वहां पर राज करती है, सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आपके जैसे बिहार है, बिहार में चीफ मिनिस्टर हैं, है ना बिहार में, और बिहार में राज्य सरकार का भी राइट है बहुत सारी चीजों को लेकर। ये जो यूटी होता है, यूनियन टेरिटरीज होते हैं, यहाँ पर केंद्र सरकार की बेसिकली पॉलिसीज मानी जाती है। ठीक है, चलिए, सो दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना के बारे में हम बात कर रहे थे। तो लगभग ये 21 राज्य में और बाकी 6 यूनियन टेरिटरीज है अभी इंडिया में, और 29 स्टेट्स हैं, रिमेम्बर इट। तो और 568 डिस्ट्रिक्ट्स में, और लगभग ब्लॉक्स, पता है ना क्या होता है ब्लॉक? डिस्ट्रिक्ट, ब्लॉक, विलेज। यस मैम। चलो थैंक्स गॉड, ये पता है तुम्हें। ठीक है, और ठीक है, तो ये इतने सारे स्टेट्स में ये जो है ये योजना चल रही है। चलिए, और गवर्नमेंट के रिपोर्ट की अगर बात करें तो लगभग 2.7 लाख कैंडिडेट जो हैं उनको ट्रेनिंग दी गई है, और लगभग 1.34 लाख जो आपके कैंडिडेट्स हैं उनको जॉब भी प्रोवाइड किया गया है। ट्रेनिंग इज प्रोवाइडेड टू अराउंड 2.7 lakh candidates, rural people, rural youth, and the age group is between 15 to 35, and around 1.34 lakh people got job। ठीक है, इतने लोगों को जॉब भी दी गई है। चलिए, अब आगे हम नेक्स्ट स्कीम पढ़ते हैं। ये दोनों स्कीम समझ में आया? ये दोनों स्कीम समझ में आया? दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना और प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना। These 2 points are clear? Yes। Okay, let's move toward the next one, and that is SGSY, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना। ठीक है,
स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, और इसका एक और नाम है दैट इज नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन। और ये जो इससे पहले वाला जो स्कीम था, इट इज बेसिकली इंट्रोड्यूस्ड इन रूरल एरियाज अंडर दिस नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन। ठीक है, और ये कब आया है आपका स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना जो है ये कब आया है? सो इट इज बेसिकली लॉन्च, इट इज विच इज, ये जो है ना आपका स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, इसको रीडिजाइन किया गया है और एज अ नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन, और इसको फिर लॉन्च किया गया है 2011 में। इसको एक और इसका नाम है नोन एज आजीविका, आजीविका। अब इस मॉडल का या इस स्कीम का क्या बेसिकली मेन ऑब्जेक्टिव है, व्हाट इज द एम ऑफ दिस मिशन और दिस स्कीम क्या है? So it is aimed to empowering women self-help model across the country. Acha, before explaining about self-help model, can anyone tell me what is the basically self-help group? Self-help group क्या होता है, कोई बताएगा मुझे? Anyone? क्योंकि हम लोगों ने इसको लास्ट सेमेस्टर में किया है, मुझे कौन बताएगा? चलो बताओ सेल्फ हेल्प ग्रुप के बारे में, बेसिकली क्या पर्पस है और ये कैसे काम करती है सेल्फ हेल्प ग्रुप? Anyone from the class? बताइए, हाँ कोई बताना चाहता है? सेल्फ हेल्प जो ग्रुप है, इट इज अ बेसिकली अ ग्रुप ऑफ वुमेन हु स्टार्टेड प्रोवाइडिंग द क्रेडिट फैसिलिटीज टू द विलेजर्स। जैसे मैं आपको बताती हूँ कि जब आपका 1975 में आपका आरआरबी जो था, 2 आरआरबी 5 आरआरबी 2 अक्टूबर को लाया गया था। नरसिम्हा कमेटी के द्वारा आपका रीजनल रूरल बैंक जो थी उसकी शुरुआत हुई थी, लेकिन अगर उससे पहले अगर हम बात करें तो क्रेडिट फैसिलिटीज बहुत वर्स था। मनी लेंडर्स 50% इंटरेस्ट पे पैसा देते थे, और आज भी इवन रीजनल रूरल बैंक होने के बाद भी बहुत सारे ऐसे फार्मर्स थे या बहुत सारे ऐसे विलेजर्स थे जिनको लोन नहीं मिलता था बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ सिक्योरिटी और लैक ऑफ कोलेट्रल, राइट? तो इस प्रॉब्लम को देखते हुए कुछ वुमेन ने ये इनिशिएटिव स्टार्ट किया। उन्होंने मिल करके अपने पैसे को जमा किया, एक जगह पे डिपॉजिट किया, और उस पैसे को बहुत ही मिनिमम इंटरेस्ट रेट में विदाउट कोलेट्रल और सिक्योरिटी एज अ लोन दूसरे पर्सन को देना शुरू किया। ठीक है, और इस तरीके से इसको बोलते हैं सेल्फ हेल्प ग्रुप, नाम ही इसे पता लग रहा होगा, सेल्फ हेल्प ग्रुप। ठीक है, तो यहाँ पर यही सेम चीज है कि आपका जो आजीविका है, ये जो स्कीम है, इसका एम क्या था? टू एम्पावरिंग वुमेन सेल्फ हेल्प मॉडल अक्रॉस द कंट्री। ठीक है, पूरे कंट्री में ये जो सेल्फ हेल्प मॉडल है इसको एक बेसिकली क्या करना, स्प्रेड करना अक्रॉस द कंट्री, ये इस पर्टिकुलर स्कीम के थ्रू करना था। तो ये इसका काम है, और इस स्कीम में लगभग गवर्नमेंट ने प्रोवाइड किया था 3 लाख रुपए तक का लोन, ऊपर से सिर्फ 7% इंटरेस्ट पर, और वो भी रिड्यूस हो गया था 4% पे एट द टाइम ऑफ रीपेमेंट। यानी कि जैसे अब सेल्फ हेल्प ग्रुप में क्या था कि मिनिमम इंटरेस्ट रेट के साथ आपको लोन दिया जाता था, वैसे इस मिशन में यही काम होता था कि जो सेल्फ हेल्प ग्रुप है उसी तरीके से इसको इनिशिएट किया गया, और यहाँ पर लोन दिया जाता था। पर पर्सन के ऊपर लोन कितना रुपए का ले सकते थे? 3 लाख रुपए का लोन आप ले सकते थे, और बस 7 से 4% लगभग, मतलब पहले तो 7 था और फिर रिड्यूस करके 4% आपका इंटरेस्ट रेट कर दिया गया था। ठीक है, और इसका मेन रीजन यही था कि जो पुअर पीपल हैं, वैसे लोग हैं जिनको कोई इंस्टीट्यूशनल हेल्प नहीं मिल रहा है। इंस्टीट्यूशनल हेल्प मतलब बैंक से जो लोन प्रोवाइड नहीं किया जा रहा है, उनको लोन प्रोवाइड करना। दिस इज द बेसिकली एम ऑफ दिस स्कीम। और जो स्कीम था इट वाज एडेड बाय वर्ल्ड बैंक, यानी कि ये जो स्कीम था इट इज एडेड बाय द वर्ल्ड बैंक, एंड द मेन रीजन इज टू प्रोवाइडिंग द बोल सकते हैं प्लेटफॉर्म टू द पुअर पीपल टू टेक द लोन। जो उनको वहां पर बैंक वगैरह से प्रॉपरली लोन नहीं मिल पा रहा था, वो इस योजना के तहत उनको लोन मिल जाता। समझ में आया सबको? एवरीवन these 3 schemes are clear to everyone? समझ में आया क्लास? यस मैम। प्रधानमंत्री या प्राइम मिनिस्टर रूरल डेवलपमेंट फेलोज स्कीम
NDRF मत लिख लेना, PMRDF, द प्राइम मिनिस्टर रूरल डेवलपमेंट फेलोशिप, ठीक है। एंड दिस स्कीम इज इनिशिएटेड बाय MRD, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, और इसका जो इम्प्लीमेंटेशन हुआ था इट इज विद द कोलैबोरेशन ऑफ स्टेट गवर्नमेंट, यानी स्टेट गवर्नमेंट के साथ मिलकर के इसको बेसिकली स्कीम को लाया गया। और इस स्कीम का क्या काम है, हाउ इट इज वर्किंग, व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस, सो इट, ये जो है ये एक तरीके से it is working as a dual goal of providing short term support to the district administration in underdeveloped and remote areas. एक डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन अंडर डेवलपमेंट जो एरियाज हैं या वैसे एरियाज है विच इज वेरी रीजनली बैकवर्ड, उसके लिए ये स्कीम जो है वो लाया गया था, ठीक है। इट इज नॉट वेरी मच इलैबोरेटेड, इसको एक बार मैं देखती हूँ इसमें कुछ और भी अगर एड ऑन हो पाएगा तो। एक है जो ये तो सबने सुना होगा, मनरेगा नरेगा, सुना है ना, नरेगा मनरेगा सुना है कि नहीं, लिखो नरेगा, लिखो नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, नरेगा। इट इज बेसिकली इंट्रोड्यूस इन 2005, 2005 में नरेगा को लाया गया। और इसमें क्या बेसिकली ऑब्जेक्टिव था, इट इज ऑल्सो फॉर द सेम थिंग, फॉर द एम्प्लॉयमेंट पर्पस। 100 दिन आपको रोजगार की गारंटी गवर्नमेंट देगा, और अगर आपको 100 डेज वर्क नहीं मिलेगा तो 100 दिन की बेरोजगारी भत्ता यानी अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस विल बी प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट, ठीक है। सो नरेगा जो है नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005 में लाया गया। 100 डेज ऑफ एम्प्लॉयमेंट की इसमें गारंटी दी गई, और जो वो पर्सन है, और वो भी किसको, अनस्किल्ड मैनुअल वर्क, यानी अनस्किल्ड यानी लेबर्स वगैरह जो हैं, जो अनस्किल्ड हैं या अनएजुकेटेड है, उनके लिए ये फैसिलिटीज लाई गई कि आपको 100 दिन का काम मिलेगा, और अगर नहीं मिलेगा तो उसके लिए आपको 100 डेज का अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है। एंड ये जो एक्ट है इसको लाने का जो रीजन है, अच्छा इट इज अ एक्ट, जब कोई एक्ट होता है तो इट इज बेसिकली पास्ड बाय अ बिल, एंड जो बिल होता है वो कहां से पास होता है, इट इज पास फ्रॉम द 2 houses of parliament, Lok Sabha and Rajya Sabha, and after consent of president, the bill will converted into act. ये तो पता होगा। So ये जो act है इसको लाने का क्या reason था? Yes, आलोक। आप एक मिनट आलोक, आई एम नॉट एबल टू गेट योर वर्ड्स बिकॉज मुझे बिल्कुल भी आपकी आवाज नहीं आ रही क्लियर। Ma'am, it is same as Manrega. Exactly, but something is additional in that. I will let you know. उसमें क्या है वो मैं बताऊंगी, ठीक है। Once just complete this point, उसके बाद, ठीक है। आलोक, this point is clear? Yes, ma'am. Okay. So ये जो है, ये एक्ट जो है, ये से क्यों लाया गया? तो इट इज बेसिकली this act addresses the working people and fundamental rights to right to leave, यानी right to leave को देखते हुए, which is a fundamental right under the constitution, इस particular scheme को लाया गया to live a life with dignity। और अगर कोई पर्सन है जिसको जॉब नहीं मिलता है, वो भी 15 दिन के अंदर, 15 दिन के अंदर, मतलब स्कीम आया उसके 15 दिन के अंदर अगर आपको जॉब नहीं मिला तो वही अनएम्प्लॉयमेंट आपके अलाउंसेस प्रोवाइड किए गए थे, ठीक है। और इसका एक और भी इंपॉर्टेंस है, इट इज ऑल्सो बेसिकली कम्स अंडर द राइट टू वर्क, जो है वो भी इसमें अप्लाई होता है, ठीक है। अब जो नेक्स्ट क्लास में वी आर गोइंग टू कंप्लीट द अदर योजना लाइक मनरेगा, इट इज समहाउ इक्विवेलेंट है नरेगा के, बट आई विल लेट यू नो व्हाट इज द डिफरेंस। फिर SGRY, दैट इज संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना, ये कुछ अदर स्कीम्स है, वी आर गोइंग टू कंप्लीट दीज स्कीम्स इन द नेक्स्ट क्लास। एंड एक PMKVY था, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, जिसके अंडर में कुछ स्कीम्स के तहत कुछ कोर्सेज कराए जा रहे थे, गवर्नमेंट के द्वारा कुछ कोर्सेज कराए जा रहे थे, जिसमें रिटेल मैनेजमेंट भी था आपका, फिर आपका कुछ मशीन लर्निंग और ये सब जो चीजें थी प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंडर में मतलब सिखाया जा रहा था। और अभी इसमें आपके कोर्स के कंप्लीट होने पे 10,000 रुपए भी मिल रहे थे, तो इसके बारे में तुम लोग को थोड़ा PMKVY के बारे में मैं बताऊंगी, ठीक है। और इसको सपोर्ट किया था RSSAI ने, मैं बताऊंगी ये भी क्या है, चलिए ठीक है, ओके। सो आई एम नॉट गोइंग टू गिव ऑल द टॉपिक्स एंड आई